शुरू करते हैं भारत का भूगोल। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये पीडीएफ जो है एनसीईआरटी का जो ऑनलाइनर आप पढ़े अभी, एनसीईआरटी का जो ऑनलाइनर पढ़े उसी का एमसीक्यू में कन्वर्ट करके लाया जा रहा है, जो कि नरेंद्र अकादमी शिक्षा मंत्र द्वारा लाया जा रहा है। और अगर एक बार पढ़ते हैं तो 100% श्योर है कि आपका एग्जाम में क्रैक करना आसान होगा। तो चलिए ये देखिए, आगे मैं इंडिया ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ाऊंगा ये भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, जिसमें से हम समान परिचय और भौतिक विभाजन के बारे में आज पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आपको पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा, आप लाइक करिएगा, तो मैं कंटिन्यू इस पीडीएफ को बनाकर जो है लगातार लाऊंगा और 100% गारंटी फॉर और एग्जाम के लिए। और आप हैं तो नलिन अकादमी है, ये स्लोगन हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हुए, ये पीडीएफ सिर्फ आपके लिए स्पेशली आया है, आप भरोसा करके देखिए 100% आएगा। इसी तरह नलिन अकादमी का कंटेंट कभी कमजोर नहीं होता, ये भरोसा नलिन अकादमी खुद दिलाता है। तो पहला सवाल आपके सामने है, आगे समान परिचय से, और याद रखिएगा 10-10 क्वेश्चन का सीरीज बनाया हुआ है, 10-15 जो कि हम लगातार महामैराथन के रूप में ही करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बता सकते हैं? तो हम जानते हैं 7वां स्थान है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम आगे बढ़ें, इसमें सोचना ही नहीं है। इजी टू हार्ड है, याद रखिएगा, इजी टू हार्ड है। अगर मान लीजिए दूसरा प्रश्न, भारत को या भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना किलोमीटर है? तो पूरब से पश्चिम की ओर, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, बताइए कितना है? बताइए, इस ऑप्शन को देखिए और बताइए जल्दी फटाफट। नरेंद्र अकादमी पढ़ा चुका है ऑनलाइनर, अगर मेरा देखे हुए तो उसी से सवाल है ये। बताइए पहला प्रश्न, बताइए क्या होगा? तो हम जानते हैं अगर पूरब से पश्चिम पूछे तो 29-33 किमी बता देना है। ये आंसर आपका होगा बी। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे, तीसरा प्रश्न देख लीजिए, सिर्फ ज्योग्राफी से है ये, भारत का उत्तर से दक्षिण में, मतलब नॉर्थ टू साउथ की बात करता है। अब बताइए इसका विस्तार कितना है हमारे भारत का? तो हम इसका बता देंगे 29-33 किसका था? पूरब से पश्चिम का हम जानते थे, है ना, ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन अब दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूछ दिया तो बताइए 32-14 बता देंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। चलिए अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करेंगे। अब चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इतना सवाल ये पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, समझ गए, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हम बताएंगे 2.4% है। इजी क्वेश्चन है कि नहीं? लेकिन यही इजी क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंस में फेल हो जाता है। और चलिए पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है किन अक्षांशों के बीच है? बताइए, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है किन अक्षांशों के बीच है? ये बताइए। इस ऑप्शन के हिसाब से आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेके 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश पे आपको दिखेगा, मतलब अक्षांश मतलब लैटिट्यूड। तो कितने? 8-4 से लेके 37-4, वो भी नॉर्थ में। समझ गए? हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछे तो, है ना, हम लोग उसे मिनट में इंडिकेट करते हैं 4 को। अगर आपसे पूछ दे, आगे चलते ही इस सवाल को देखिए, छठे प्रश्न की बात कर रहे हैं। छठा प्रश्न है कि देशांतर रेखाएं किसे निर्धारित करती है? तो देशांतर रेखाएं जो है किसे निर्धारित करती है? प्लीज कमेंट करेंगे तो हम बताएंगे समय और अवस्थिति को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी जो लगाए वो सही लगाएंगे। अब बताइए सातवें प्रश्न, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें मैं बताऊंगा नहीं, आप कमेंट कीजिएगा तब अंत में बताऊंगा। कर्क रेखा हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? प्लीज कमेंट करेंगे। तो हम जानते हैं कर्क रेखा हमारा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, मतलब बीचों बीच से अगर देखें तो हम 8 राज्य से बताएंगे, हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। लेकिन कौन कौन बताइएगा? हम बताएंगे गुजरात से लेकर, बता दीजिए, मिजोरम तक। तो बताइए इस बीच में कौन कौन आएगा? 8 राज्य का नाम लीजिए। चलिए 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है भारतीय मानक समय रेखा, जिसे हम IST बोलते हैं शॉर्ट में, कौन सी देशांतर रेखा है? तो कौन सी देशांतर रेखा है बताइए, मतलब लॉन्गिट्यूड कौन सा है?
तो ये है 82.5 डिग्री पूर्व में, है ना, 82.5 डिग्री पूर्व बता देना है। आप समझ गए? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यही कर्क रेखा का पूछता तो उत्तरीय अक्षांश पे है कर्क रेखा हमारा। चलिए अब 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न को ध्यान से देखिए, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा जिसे हम IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, बताइए किन राज्यों से होकर गुजरेगी भारत की? तो हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, मध्य प्रदेश से गुजरेगा, मतलब गुजरेगा, उड़ीसा से गुजरेगा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से गुजरेगा। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तो टिक लगा दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। देखिए ये सीरीज जो है 9 क्वेश्चन था, 9 क्वेश्चन का सीरीज मैंने किया है, इसका आंसर हो गया। अब चलिए इसी के आगे चलेंगे। टॉपिक नंबर मतलब टॉपिक चेंज हो गया, जैसे समान परिचय पढ़े ना, अब समान में जैसे कि भूगोल का हम परिचय पढ़ लिए, अब भूगोल का और भी परिचय जो बन सकता है वो हम पढ़ेंगे। तो ये है हमारा, ये भी 9 सीरीज का होगा, 9 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन होगा। फिर इसी तरह हम भौगोलिक विभाजन तक चलेंगे। टोटल हमको लगता है 100 से ऊपर क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है कि भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? बता सकते हैं? तो हम बताएंगे कि भारत के जो कर्क रेखा है हमारे 8 राज्यों से गुजरती है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। कर्क को कैंसर ही बोला जाता है। कौन कौन होगा? तो गुजरात हो जाएगा और राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, है ना, WB पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। 8 याद हो गया? नहीं हुआ तो फिर से याद कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइनर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में जो है कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? कौन सा अक्षांश विभाजित करता है मतलब लैटिट्यूड कौन सा करता है? तो हम जानते हैं कि भारत में हमारा कर्क रेखा काटता है 2 बराबर भागों में, मतलब 2 बराबर भागों में तो काटता है, लेकिन कर्क रेखा है कहाँ पे? तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। तो ये तो बराबर भाग में काटेगा ना, याद रखिएगा। तो इसे ही कर्क रेखा भी कहते हैं। चलिए ये सब आप पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इजी टू हार्ड है, ये नहीं समझना कि ये बहुत इजी है, और नहीं ये भी नहीं समझना कि बहुत हार्ड है। तो मध्यम मार्ग अपनाइए, जीवन सरल रहेगा। तीसरा प्रश्न की बात करें, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? तो पश्चिमी बिंदु कौन सी है आपसे अगर पूछ रहे तो क्या बताना है? तो पश्चिमी बिंदु की अगर बात करेंगे तो याद रखना है, गौर मोती का नाम से सुने होंगे, तो गौर मोती कहते हैं। पश्चिमी अगर पूछ दे तो क्या बताइएगा? गौर मोती बता देना है। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, देखिए गौर मोती या गौर मोटी भी बोल देते हैं। देखिए मोती ती भी लग जाता है और टी भी, ध्यान रखना है। ऐसे इसे दूसरे नाम में अगर देखा जाए तो इसे बोला जाता है गुहार मोती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए यही सवाल है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु जिसे हम गौर मोती या गौर मोती बोलते हैं, जो कि कहाँ है? ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो गुजरात में पड़ता है, इसे हम गुहार मोती भी बोलते हैं, गौर मोती भी बोलते हैं, गौर मोटी भी बोलते हैं। ठीक है, मोटा भाई गुजराती में बोलते हैं ना हम लोग, उसी तरह मोटी। ठीक है, तो पश्चिमी बिंदु अगर पूछे तो गौर मोटी, और पूर्वी बिंदु अगर पूछे तो किबिथु। और किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो पश्चिमी बिंदु गुजरात, पूर्वी बिंदु किबिथु मतलब अरुणाचल प्रदेश के मध्य में सूर्योदय, जो सूर्योदय होता है, और सूर्यास्त मतलब सूर्य डूबता है, इसके बीच में कितना अंतर है बताइएगा? तो हम बताएंगे 2 घंटे का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो लगाएंगे मतलब बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए 5वें प्रश्न का ध्यान देते हुए फास्ट चलेंगे, और आप हमसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप जवाब दीजिए, है ना, देते रहिएगा, फास्ट देते रहिएगा। भारतीय मानक समय रेखा बताइए जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में IST बोलते हैं। हम हर ढंग से, तीनों ढंग से बताते जा रहा हूँ कि सवाल किस तरह से घुमा सकता है। हो सकता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ना देके IST दे दे, तो ये ध्यान रखना है। तो भारतीय मानक समय रेखा का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम बोलते हैं, ये कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर होता है। तो पूर्वी देशांतर पर होता है 82.5 डिग्री, लेकिन किस स्थान से होकर गुजरती है? भारत का कौन सा ऐसा स्थान है या कौन सा ऐसा राज्य है जो कि होकर गुजरती है? तो हम बताएंगे प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरती है। याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए।
चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा देखिए, इसको शॉर्ट में कर दिया ना आईएसटी, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मध्य समय। ग्रीनविच मध्य समय को हम क्या बोलते हैं? जीएमटी बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच मध्य भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच के मध्य कितने का अंतर होता है, मतलब वो भी घंटे में। तो बताना है कि इसका 5.5 घंटे का अंतर होता है, मतलब 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर 6 का सी लगाए, वो सही लगाए। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। सातवां प्रश्न बताइए कि यदि भारत का मानक यमुनोत्तर 23.5 डिग्री ईस्ट में है, मतलब पूर्व में है, पर समय दोपहर के 12 बजे हैं। कितने बजे हैं? 12 बज के हैं। तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 120 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा बताइए। तो हम जान गए कि भाई भारतीय मानक यमुनोत्तर जो है हमारा आईएसटी 82.5 डिग्री जो है ईस्ट में है, तो उस समय दोपहर के 12 बजे हैं। तो हमको अब बताइए कि 120 डिग्री पर अगर हम रहेंगे पूर्वी देशांतर में लॉन्गिट्यूड पे, तो स्थानीय समय क्या होगा? तो हम बताएंगे 2 बजेगा। कितना बजेगा? वो भी 2 पूरे नहीं, 2:30 अपराह्न होगा। मतलब अपराह्न मतलब हमारा दोपहर का समय बताया जा रहा है, ठीक है। तो 30:30 मतलब 30:30 बोल रहा, 2:30 मतलब 2:30 बजे, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाए वो सही लगाए हैं। अब आठवां प्रश्न है, बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए, स्क्रीन पर है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है जी बताइए। तो हमारा दक्षिणी मतलब साउथ पॉइंट अगर पूछे तो हम बता देंगे कि वो और कोई नहीं, इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इंदिरा पॉइंट है। मैं बात करूं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न क्या है सुनिए। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जैसे ही पूछेगा कहाँ स्थित है तो ग्रेट निकोबार द्वीप लगा दीजिएगा, ये भी बात हम जानते हैं। 10वें प्रश्न की बात करते हैं, थोड़ी फास्ट चलूंगा, बाहरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करिएगा, तभी हो सकता है संभवतः, नहीं तो ये मुक्त टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा 10वां प्रश्न है कि भारत का वह एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। तो 4 राज्य को टच करने वाला बताइए कौन सी है। तो हम जानते हैं सोनभद्रा, जो कि कहाँ है? यूपी में पड़ता है, ये आप तो जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़े। अगर मैं बात करूं 11वें प्रश्न की, 11वां प्रश्न है कि भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं, मतलब रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? मतलब पूर्वी और पश्चिमी जो देशांतर होते हैं, लॉन्गिट्यूड होते हैं, उसके बीच अगर अंतर पूछे डिग्री का तो हम बता देंगे 30 डिग्री का अंतर होता है, लगभग 30 डिग्री बता देना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। तो ये 11 क्वेश्चन का एक सीरीज खत्म हो गया। अब फिर इसी में चलिए, चल रहा है अभी अभी विस्तार ही चल रहा है, समान परिचय ही चल रहा है, और एक दृष्टि, भारत का जो दृष्टि है, मतलब कहने का मतलब भारत पर हम जो नजर डाले हैं उसकी चलेंगे, तब चलेंगे भौतिक विभाजन। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है बताइए। बताइए दक्षिणतम बिंदु। तो इंदिरा पॉइंट का नाम सुने हैं? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, है ना, हम पढ़े भी थे। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाए ये देखना है, ये मत देखिए कि आपको एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन को किस तरह घुमा रहा है। तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में है, ये पूरा क्लियर कर दिया। तो अब हम चलते हैं कि जो एक सीरीज, 2 सीरीज हो गए, अब तीसरा सीरीज चल रहे हैं। इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है देश का जो हमारा अंतिम सीमा बिंदु होते हैं, उससे जो सवाल बनते हैं वो हम बात करते हैं इसमें। तो चलिए, हम अभी समान परिचय में ही पढ़ रहे हैं, जैसे ही भौतिक विभाजन पे आएंगे तो वो अलग क्वेश्चन होगा जो कि मैं बता दूंगा। तो पहला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, 4 बिंदु है, चारों बिंदु में हमारा नाम है, अब उसी से संबंधित सवाल जो बनते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो आप समझ जाइए कि अगर चारों से पूछा जाए, जैसे इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, इंदिरा कोल, किबिथु, है ना, गौरी माता, है ना, गौरी मीत बोलते हैं या गुहर मोती बोलते हैं, इंदिरा कोल, तो ये सबसे सवाल बनता है। तो हम इसको टॉपिक वाइज कर दिए हैं और एमसीक्यू तैयार कर दिए। अगर मेरा ऑनलाइन है एनसीईआरटी देखें तो उसी से आधारित ये एमसीक्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसे हम साउथर्न मोस्ट पॉइंट बोलते हैं कौन सा है? तो इस 4 ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन सा होगा। तो जैसे ही आपका दक्षिणतम बिंदु पूछे, साउथर्न मोस्ट पॉइंट पूछे, तो हम इंदिरा पॉइंट को लगाएंगे। इंदिरा पॉइंट क्यों लगाएंगे? क्योंकि ग्रेट निकोबार द्वीप में ये स्थित है।
तो साउथ में ही स्थित है, मतलब दक्षिण में ही स्थित है। चलिए, अगर मैं बात करूं दूसरे प्रश्न का, किसकी? दूसरे प्रश्न की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि, जिसे हम मेन लैंड बोलते हैं, का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु फिर पूछ रहा है भारत के मुख्य में, तो मुख्य भूमि अगर पूछे मेन लैंड, जो इंपॉर्टेंट लैंड है, उसका दक्षिणतम बिंदु, तो हम एक ही चीज जानते हैं, बताइए कौन सा होगा? कमेंट करिए। तो हम बताएंगे कन्याकुमारी। क्या बताएंगे? कन्याकुमारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में ये आपको दिखेगा। कौन? बताइए। तो ये हमारा कन्याकुमारी दिखेगा। और कहाँ है कन्याकुमारी? तमिलनाडु। ये भी इजी क्वेश्चन है। अब चलिए तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न है कि कौन सा उत्तरी बिंदु है जिसे हम नॉर्थन मोस्ट पॉइंट बोलते हैं? कौन सा है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से जल्दी फटाफट बताइए, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइन है, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। तो प्लीज़ आंसर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं ज़्यादा डिटेल जाऊँगा तो ज़्यादा कवर नहीं कर पाऊँगा, इसलिए। तो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसी तरह हर टॉपिक का पढ़ा दूँगा, साइंस से लेके ऑल टॉपिक। अगर पसंद आता है, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो। बताइए, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो हम बताएंगे भारत का उत्तरी अगर बिंदु पूछे, नॉर्थन मोस्ट पूछे, तो हम इंदिरा कॉल को टिक लगाएंगे। और है इंदिरा कॉल कहाँ? जम्मू कश्मीर में है, ये आप जानते हैं, नॉर्थ तरफ है। अगर मैं बात करूं भारत का पूर्वोत्तर पूछे, ईस्टर्न मोस्ट पूछते, बिंदु कौन सा है, तो जैसे ही पूर्वोत्तर की बात आएगी तो हम किवथू लगाएंगे। किवथू, अरुणाचल प्रदेश। ये भी हम दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं कि इग्नोर करें। अब चलिए, ये सारा पॉइंट पढ़ लिया। पश्चिमतम बिंदु बताइए, मतलब पश्चिमी बिंदु बताइए। तो भारत का पश्चिमी बिंदु, जिसे हम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बोलते हैं, कौन सा है? अब जानते हैं, जैसे ही पश्चिम की बात आएगी ना, तो हम जीटी को याद करेंगे, गुजरात को। और गुजरात में ही गोहर मोती का नाम सुने होंगे, या गोर मोती, मतलब गौर मोती बोलिए या गौर मोती भी बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, इसका कई नाम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे, पश्चिमतम बिंदु अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर बी वो सही लगाएंगे। और है कहाँ? गुजरात में। फिर से देखिए, आपसे फिर पूछा है ये क्वेश्चन, देखिए किस तरह से घुमाया है। मुख्य भूमि का उत्तरम, उत्तरम मतलब उत्तर बिंदु, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा है जी? कहाँ है जी? बताइए। मेनलैंड कहाँ है? मुख्य का, मतलब उत्तर का मुख्य बिंदु कौन सा है? जैसे दक्षिण का मुख्य बिंदु हम जान गए कन्याकुमारी, तमिलनाडु, लेकिन उत्तर का बताइए। तो हम बताएंगे उत्तर का। बताइए। तो हमको जैसे ही उत्तर बिंदु आए नॉर्थन, तो कश्मीर को टिक लगाइएगा। कश्मीर को टिक लगाइएगा ना? क्यों? क्योंकि कश्मीर को इसलिए टिक लगाइएगा कि ओह सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, जब इंदिरा कॉल है तो कश्मीर को टिक नहीं लगाइएगा, क्योंकि इंदिरा कॉल हमारा जम्मू कश्मीर में। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बताइए। तो हम बताएंगे अरे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी है, और क्या? कहाँ है? टीएम में, तमिलनाडु में। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए, अगर मैं बात करूं, और क्या बात करूं, तो याद रखिएगा भारत के चारों चरम बिंदु, भारत के चार बिंदु हैं ना जी, चारों बिंदु को सही क्रम में बताना है। तो चारों बिंदु का सही क्रम बताइए क्या है? तो पहला होगा उत्तरी कॉल। क्यों होगा? क्योंकि ये उत्तर में है, तो इंदिरा कॉल को ही हम उत्तरी कॉल बोल दिए, इसलिए बोल दिए क्योंकि आप समझ सके। तो इंदिरा कॉल कहाँ है? उत्तर में है। अब उत्तर में है, पश्चिम में क्या है? गौर मोती है। गौर मोती या गौर मोती बोल दीजिए, या गुहर मोती बोल दीजिए, ये हमारे वेस्ट में है, मतलब नॉर्थ वेस्ट। ये हम क्लियर हो गए। किबथू अगर पूछते तो किबथू बताइए कहाँ है? तो किबथू हमारा पूर्व में है, मतलब ईस्ट में है। और इंदिरा पॉइंट बता दीजिए कहाँ है? तो ये इंदिरा पॉइंट जैसे ही आएगा साउथ में हो जाएगा। तो अब ये बताइए कि आंसर कौन सा सही होगा? तो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। इंदिरा कॉल, गौरी मोती, किबथू और इंदिरा पॉइंट, ये सब जो हैं आपका 4 बिंदु हैं, और ये सही क्रम यही है। इंदिरा कॉल से लीजिए, नॉर्थ से उठिए और नीचे साउथ की ओर चले जाइए, तो आपको सब समझ में आएगा। सबसे पहले इंदिरा कॉल, फिर गौरी मोती, किबथू और इंदिरा पॉइंट होता है। नौवां प्रश्न है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों या श्रेणियां उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी है? तो उत्तर से चलना है, नॉर्थ से ले जाइए और साउथ की ओर चलना है। तो कैसे शुरू करेंगे? तो सबसे पहले हम काराकोरम से शुरू करेंगे। तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए कि काराकोरम कौन सा है? बताइएगा। तो काराकोरम की अगर बात करें तो सबसे पहले बी नंबर में देखिए काराकोरम है, तो यही आंसर होगा, क्योंकि काराकोरम के बाद आ जाएगा लद्दाख, लद्दाख के बाद आ जाएगा जास्कर, जास्कर के बाद आ जाएगा पीर पंजाल, फिर उसके बाद धौलाधर, उसके बाद फिर शिवालिका, शिवालिका जो है आप चले जाइएगा साउथ में।
नॉर्थ से साउथ में उठ के आ जाएगा। तो यही आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। 9वें प्रश्न का आंसर बी जो है सही है। चलिए कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन अवश्य बताएंगे। तभी इसका आंसर भी 9 सीरीज का जो चारों सीमाओं का क्वेश्चन है ना, 9 क्वेश्चन तैयार किया हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर इसी को आप दोबारा देखते चल जा रहे हैं तो आपको इससे ज़्यादा सवाल आ भी गया तो छूटेगा नहीं, क्योंकि इसी तरह का सवाल बन भी रहा है। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न, अब नया सीरीज हो रहा है। अब ये जो पता है दादर नगर हवेली से जो संबंधित सवाल है कि कब इसकी स्थापना हुई, कब इसकी अलग हुआ, कब ये जुड़ा, ये सारा हम आज इसमें पढ़ेंगे दादर नगर हवेली में। और ये कब पढ़ेंगे? जब आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्राइब होता रहेगा। तो चलिए पहला प्रश्न, तो दादर व नगर हवेली तथा दमन द्वीप का विलय कब किया गया था? तो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप कब मिल गए भाई एक दूसरे में? तो हम बताएंगे 20 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 26 जनवरी 2020 को, मतलब 2020 को क्या हुआ, 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप बेचारे मिल गए थे। अच्छा चलिए और भी सवाल बन सकते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश तो है। चलिए दूसरा प्रश्न है, दादर नगर हवेली व दमन द्वीप का विलय किस विधेयक के माध्यम से, मतलब किस विधेयक के माध्यम से किया गया था? तो हम बताएंगे दादर नगर हवेली और दमन द्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के तहत किया गया था। 20 में ये तो हो गए, लागू हो गए, लेकिन जो है 19 में ये विधेयक आया था, उससे पारित हुआ था और ये केंद्र शासित प्रदेश में विलय हो गया था। अब चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, दादर व नगर हवेली तथा दमन द्वीप विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? तो बताइए दमन और दादर नगर हवेली का जो पारित करना था ये विधेयक आया, और जो विधेयक आया तो लोकसभा में कब पारित किया गया? लोकसभा में ना पारित करेंगे सबसे पहले, तो लोकसभा में पारित किया गया, फिर राज्यसभा में। तो लोकसभा वाला बताइए। तो हम बताएंगे लोकसभा वाला में कि भाई 27 नवंबर 2019 को, क्योंकि 19 के तहत ही हो रहा है तो 19 ही आएगा। तो 27 नवंबर 2019 जो लगाएंगे वो आंसर बी वो सही लगाएंगे, है ना? ये बात तो सत्य है। चलिए अब बताइए राज्यसभा में कब आया? तो लीजिए यह विधेयक जो है राज्यसभा में कब पारित हुआ था? तो हम बताएंगे इस ऑप्शन के हिसाब से। आप नलिन अकादमी को देख रहे हैं, आप हैं तभी नलिन अकादमी है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आंसर का जवाब दीजिए फटाफट। तो हम बताएंगे कि जब लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को किए तो लोकसभा के बाद ही ना राज्यसभा आएगा, नवंबर के बाद दिसंबर आएगा। दिसंबर मतलब कौन सा दिसंबर? 3 दिसंबर 2019 को ही पारित किया जाएगा। कहाँ? लोकसभा में। ये भी बात हम समझ गए। अच्छा जी, तो पांचवा प्रश्न का बताइए। तो पांचवा प्रश्न देखिए, विलय के बाद नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या रखा गया? जब मान लीजिए दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय हो गया तो बताइए किस नाम से जाना गया? तो पांचवा प्रश्न का आंसर का जवाब है, जल्दी जल्दी बताइए, पांचवें प्रश्न का आंसर का जवाब है दादर व नगर हवेली तथा दमन द्वीप नाम रख दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। बहुत दीजिए, इसमें हम टाइम जानबूझ के वेस्ट कर रहे थे, इसलिए क्योंकि आप कमेंट करें। नौवां प्रश्न, छठे प्रश्न की बात करते हैं। विलय के बाद इस नए केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी कौन सी हुई? तो राजधानी एक ही होगा, वो होगा दमन। ऑप्शन नंबर बी जो लगाए वो सही लगाए। केंद्र शासित प्रदेश जो थे दमन द्वीप, उससे सवाल है, 9 सवाल हैं, 9 या 8 सवाल हैं। सातवां प्रश्न है, विलय से पहले दादर नगर हवेली और दमन द्वीप कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? पहले कितने थे? तो हम जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें ना तो हम सातवें प्रश्न का जवाब देंगे, 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दोनों अलग अलग थे ना जी, दादर और दमन, अब ना एक हो गए। आठवें प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न है, दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप का विलय क्यों किया गया था? क्यों किया गया भाई? इन दोनों को जरूरी क्या था? तो जरूरी यही था कि भाई इसका जरूरी यही था कि प्रशासनिक सुविधा और खर्च घटाने हेतु किया गया था, बहुत दिक्कत हो रहे थे, इसलिए एक में कर दिया गया। पर जब बगल में ही है तो क्या दिक्कत है, कर दीजिए। तो ये हो गए आपके दमन द्वीप से जो सवाल बने थे विलय होने का। और ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं देगा इस तरह का सीरीज बनाने के लिए, ये नलिन अकादमी का अपना स्वयं का आइडिया है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही मेरे गुरूर, आप ही मेरे घमंड हैं। अगर आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपका कमेंट मुझे पॉजिटिविटी देता है। और मैं वादा करता हूँ कि ये जो है एनसीईआरटी का वन लाइनर आप पढ़े ना, उसी का एमसीक्यू तैयार किया है नलिन अकादमी की तरफ से। चलिए अब आते हैं फिर से नए तौर तरीके पे। मतलब अभी हम भारत का एक दृष्टि से सवाल नहीं पूछे हैं, अभी समझिए कि दृष्टि पर आने वाले हैं।
अभी तो चल रहे हैं सामान्य परिचय, अभी हमारे भारत के बारे में सामान्य परिचय है आप जी। अभी सामान्य परिचय में देखिए कि क्या है। तो पहला प्रश्न और है, किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध है? मतलब किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध है? मतलब टाइम ज़ोन इंक्लूडिंग ओशियनिक एरिया है। मतलब ओशियनिक एरिया मतलब समझ रहे हैं? समुद्री एरिया है, महासागरीय एरिया है, ऐसे याद रखिएगा। तो बताएँगे हम कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम बोलते हैं ऐसे, समय टाइम सर्वाधिक ज़ोन कौन-सा है? तो हम बताएँगे ये है फ्रांस के पास। सबसे ज़्यादा समय कटिबंध किसके पास है? भारत के पास थोड़ी है, ज़्यादातर फ्रांस के पास है। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे, है ना? क्लियर हो गए। चलिए और भी बातें करें। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। किसकी बात करते हैं? दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत जो भारतीय मानक समय रेखा जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, और कर्क रेखा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, किस राज्य में जो है एक दूसरे को काटती है? मतलब स्टैंडर्ड टाइम और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक दूसरे को काटती है। तो किस राज्य में काटती है जी? किस राज्य में काटेगी? तो हम बताएँगे कि छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ चले जाइए, वहीं काटेगा। समझ गए? समझ गए होंगे। अगर बात करें तीसरे प्रश्न की, किसकी बात करें? तीसरा प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? मतलब इसका जो कोस्ट लाइन होता है ना, उसको बोलते हैं। तो भारत का तट लाइन अगर बात करें, भूमि की तटीय लंबाई अगर पूछ देना, तो आपको बताना है 6100 किमी। इस ऑप्शन में 6100 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में है ना जी, ऑप्शन नंबर बी। तो अप्रॉक्स 6100 किमी बताएँगे, 6100 किमी बता देना है। अगर मैं बात करूँ चौथे प्रश्न का, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो म्यांमार की सर्वाधिक सीमा जो है वो भारत राज्य की जो स्पर्श करती है वो है कौन? तो म्यांमार को कौन करेगा? म्यांमार से टच कौन करेगा? हमारा भारत का राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश का नाम सुने होंगे, सुने हैं ना? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, है ना? सॉरी, कभी-कभी जोश में हो जाता है, होश खो देता हूँ मैं, वो जो कि गड़बड़ है कि नहीं? चलिए, आगे चलेंगे। 5वां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है? तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार तो अभी तो दूसरे हैं, तो दूसरे ही लगाइएगा। बाद में जो होगा, उसके बाद हम लोग पहले आ जाएँगे, चाइना भी पीछे हो जाएगा। छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है, असम राज्य की सीमा कुल कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है? तो अगर असम राज्य की बात करें ना, तो असम जो स्टेट है हमारा भारत का, वो अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, तो हम बता देंगे टोटल कितनी बताने की चाहिए, तो बताएँगे 7 राज्यों से। कितनी? 7 राज्यों की बात करेंगे, 7, है ना? चलिए, अब इसी तरह हम बात करें, देखिए हिंदी, इंग्लिश दोनों में दे दिया हूँ, आपको जो सुविधा लगे वो पढ़ लीजिएगा। 7वें प्रश्न की बात करें, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? तो हम बताएँगे इस ऑप्शन के हिसाब से क्या रखेंगे, तो हम बताएँगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ऑप्शन नंबर बी जो लगा रहे हैं वो सही लगाएँगे। रॉस द्वीप हो, नील द्वीप हो या हैवलॉक द्वीप हो, इसका नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। और नील द्वीप को शहीद द्वीप और हैवलॉक को स्वराज द्वीप रखा गया है। लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो हम जानते हैं भारत का जो हमारा स्टेट जो है जल संधि है, वो श्रीलंका से पृथक कैसे होता है? पाक से, पाकिस्तान से। पाक जलडमरू मध्य के बीच ये होता है। पाक है इसका मतलब नहीं कि पाकिस्तान और भारत की बात हो रही है, पाक और श्रीलंका की बात हो रही है। मतलब पाक जलडमरू अगर आ गया तो भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, यही जल संधि है। पाक जलडमरू जल संधि है जिसे हम स्ट्रेट बोलते हैं। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न हमारा, भारत का कौन सा राज्य जो है 3 ओर से, मतलब तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो हमारा भारत का कौन सा ऐसा राज्य जी जो कि बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बताइए तो? तो त्रिपुरा का नाम सुने होंगे, है कि नहीं? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। तो ये लीजिए, क्लियर हो गई ये भी आंसर आपके। अब चलते हैं हम लोग, अब फिर चल रहे हैं कि भारत में जो महत्वपूर्ण चैनल हैं, जैसे 9 डिग्री, 8 डिग्री, है ना, महान चैनल, पाक स्टेट, ये सब जो हैं, मन्नार की खाड़ी, डंक पास, 10 डिग्री चैनल, ये सबसे जो सवाल बनते हैं, इसका अलग है 8 से 9 क्वेश्चन इसका भी तैयार किया गया है, और वो भी एनसीईआरटी के वन लाइनर से तैयार किया हुआ एमसीक्यू है। अगर आप देख लेते हैं
तो वादा करता हूँ सवाल आएगा लेकिन छूटेगा नहीं। इसलिए तो बकवास से बकवास, फ़नी से फ़नी डायलॉग बोलता हूँ। ठेठ से ठेठ लैंग्वेज, देहाती से देहाती लैंग्वेज बोलता हूँ। क्योंकि पढ़ाई में जितनी पॉज़िटिविटी, उतनी एग्ज़ाम क्रैक करने की आसानी होती है। चलिए पहला प्रश्न आपका महत्वपूर्ण जो चैनल है उससे सवाल कर रहे हैं। तो पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे 9 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? बताइए। तो 9 डिग्री चैनल का बात करेंगे तो हमको याद आ गया कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय कहाँ है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है उसी में है। ठीक है? यस। जो भी जहाँ है सबको वोट देने का अधिकार है, अवश्य दीजिए, सब लोग दीजिए, ये मैं चाहता हूँ। क्योंकि आपका नॉलेज, आपका टैलेंट, आपका सोच, आपका समझदारी ही हमारे बिहार को तरक्की दे सकती है। दूसरा प्रश्न है कि 8 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? तो 8 डिग्री जैसे 9 डिग्री का बात किए लक्षद्वीप और मिनिकॉय, तो 8 डिग्री चैनल जैसे ही आएगा ना तो मालदीव और मिनिकॉय को लगा दीजिएगा। लीजिए, मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय आ जाए ना तो समझिए कि 8 डिग्री चैनल के पास आप आ गए। अगर लक्षद्वीप और मिनिकॉय आ गए ना तो ये 9 डिग्री चैनल पे आ जाइएगा। क्लियर? चलिए, अगर मैं बात करूँ दूसरे प्रश्न का, किसकी बात करूँ? दूसरे प्रश्न का। ग्रेट या महान चैनल किनके बीच स्थित है? तो ग्रेट चैनल और महान चैनल किनके बीच स्थित है? बता सकते हैं। सुमात्रा और निकोबार के बीच स्थित है, बता सकते हैं। अब ये तो हमको नहीं पता है भाई। ग्रेट चैनल की बात हो रही है, ग्रेट चैनल को ही महान चैनल बोलते हैं। ग्रेट मतलब महान। तो सुमात्रा इंडोनेशिया, सुमात्रा में है। सुमात्रा जो है कहाँ है? इंडोनेशिया में। और निकोबार द्वीप, यही तो ऑप्शन नंबर ए ही तो सही है। क्योंकि अंडमान और निकोबार के बीच कहाँ से होगा भाई ग्रेट? नहीं होगा। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की बात करते हैं। पाक जलडमरू जिसे पाक स्टेट बोलते हैं किनके बीच है? तो जैसे ही पाक जलडमरू आ जाए तो भारत और श्रीलंका को याद रखते हैं। भारत और पाकिस्तान नहीं, भारत और श्रीलंका। पाक जैसे ही आ जाएगा, पाक मतलब शुद्ध है, शुद्ध मतलब कहाँ? भारत और श्रीलंका के पास है। तो पाक स्टेट अगर आ जाए तो भारत और श्रीलंका बता देना है। अगर मैं बात करूं पांचवें प्रश्न का, ये जितने भी चैनल है उससे से सवाल हैं, एक्स्ट्रा चैनल से नहीं। अगर मैं बात करूं कि माहिम क्रिक करके जो है एक महत्वपूर्ण चैनल है, याद रखिएगा। तो माहिम क्रिक कहाँ स्थित है बताइए? बताइए, वेयर इज माहिम क्रिक लोकेटेड? बताएंगे तो हम बताएंगे इसका बहुत अच्छे से मुंबई। मुंबई बताइएगा। क्यों मुंबई बताइएगा पता है? क्योंकि माहिम चैनल की अगर बात करें तो एक पतली सी निवेशिका टाइप का है, निवेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुंबई में है। क्लियर हो गए? चलिए, अगर बात करें कच्छ की खाड़ी, जैसे ही कच्छ की खाड़ी आए, कच्छ की रन आ जाता है, नाम सुने होंगे। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ स्थित है बताइए? तो हम बताएंगे कच्छ की बात करेंगे तो गुजरात को याद करेंगे। किसको? गुजरात को। तो पश्चिमी गुजरात ऑप्शन में एक ही गुजरात ही है, तो पश्चिमी गुजरात हो सकता है, उत्तर पूरा पश्चिम ऐसा कर दे तो पश्चिमी गुजरात याद रखिएगा, वेस्टर्न गुजरात याद रखिएगा। अगर बात करें सातवें प्रश्न की, खंबात की खाड़ी की बात करें, गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है बताइए? तो खंबात की खाड़ी की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो आपको समझने वाली बात यह है कि खंबात की खाड़ी है कहाँ बताइए? तो हम बताएंगे खंबात की खाड़ी और कहीं नहीं है। सातवां प्रश्न, खंबात की जो खाड़ी देख रहे हैं कहाँ स्थित है? तो हम बता देंगे भाई खंबात की खाड़ी तो हम देखे उखे नहीं है। तो हम जानते हैं पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर है। तो पूर्वी गुजरात यही तो है, नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अच्छा, आठवां प्रश्न की बात करें तो आठवां प्रश्न है कि लक्षद्वीप सागर किनके बीच है? तो लक्षद्वीप सागर किनके बीच है जी? तो हम बताएंगे लक्षद्वीप और मालवार तट पर है। तो लक्षद्वीप और मालवार तट पर है पश्चिमी लक्षद्वीप सागर। क्या ये बात सत्य है? मैंने जो बताया वो सत्य है? बताइए प्लीज, कमेंट कीजिए, आठवें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो यस, लक्षद्वीप और मालवार तट पर है, ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए नौवें प्रश्न की बात करते हैं। नौवां प्रश्न है मन्नार की खाड़ी किनके बीच स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी की बात करें और हमें गलती कर दें ये होने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु और श्रीलंका की बात हो रही है। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच ही मन्नार की खाड़ी है। क्लियर हो गए? तो तमिलनाडु एंड श्रीलंका टिक लगा दीजिएगा, तो मन्नार की खाड़ी आपका सही हो जाएगा। ये भी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य की बात है ना? चलिए 10वें प्रश्न की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? 10वां प्रश्न, कोक स्ट्रेट की बात करेंगे। कोक स्ट्रेट किनके बीच है बताइए? प्लीज कमेंट कीजिए। तो हम बताएंगे कोक स्ट्रेट का नाम सुनते ही मुझे भी मेरे दिमाग में एक ही चीज आता है, कोक पीने का। तो कोक कहाँ पिएंगे? म्यांमार में। तो कोक द्वीप म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के बीच है। समझ गए? तो कोक और उत्तरी अंडमान जाइए तभी आपको मिलेगा उसी बॉर्डर पर।
चलिए अब बात करते हैं डंकन। बहुत पढ़े होंगे डंकन पास। डंकन पास किन के बीच स्थित है? तो डंकन चैनल का नाम बताते ही आपके दिमाग में एक ही चीज आएगा, उसका नाम बताइए क्या होगा? तो उसका नाम बताइएगा डंकन जैसे ही आए तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य होगा। तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, और क्या है कि नहीं? अब इसी तरह 12वां प्रश्न है और ये चैनल का अंतिम प्रश्न है। 12वां प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल किन के बीच है? 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो अंडमान और निकोबार के बीच है। तो अंडमान और निकोबार के बीच जो आएगा ऑप्शन नंबर ए वो सही आएगा। आपको लग रहा होगा ऑप्शन बी होगा, नहीं। 10 डिग्री चैनल ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार के मध्य। क्लियर? तो ये हो गए हमारे महत्वपूर्ण चैनल की बात हो गई। अब हम पढ़ने चलेंगे इसी में सवाल जो एमसीक्यू होगा वो टॉपिक होगा किसका बता दूं? चलिए बता देते हैं। ये होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात होगी। किसकी बात होगी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बीच है उसकी हम बात करेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय। तो पहला प्रश्न आप देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस देश के साथ है? हमारा भारत का बताएंगे तो हम बताएंगे बांग्लादेश का जी। और क्या? बांग्लादेश के साथ है कि नहीं? बांग्लादेश के साथ कितना है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे 4096.7 किमी लंबाई है। लेकिन ये भी लंबाई की भी बात करेंगे इसी में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो सवाल बनते हैं वो सारा क्लियर करेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन होंगे इसमें भी। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है बताइए? दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम जानते हैं बहुत अच्छे से अफगानिस्तान के साथ है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ है। बहुत कम है अफगानिस्तान के साथ, 106 किमी लंबी है, बस ज्यादा नहीं। अगर मैं बात करूं दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिए। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है क्या कहलाती है? प्लीज बताइए। व्हाट इज नेम ऑफ द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? बताइए, मतलब चीन की बात हो रही है। तो हम जानते हैं मैकमोहन का नाम सुनते ही आपको याद आया होगा। मैकमोहन है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का बकवास आदमी। सॉरी, फन करता हूं थोड़ा मोड़ा। चौथे प्रश्न की बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जो है वो कौन है? रेड क्लिफ है। ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि रेड क्लिफ बहुत घटिया आदमी था, ये तो बकवास लड़वा के चला गया। चलिए वो सब बातें छोड़िए, आगे चलते हैं और 5वें प्रश्न की बात करते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच बताइए सीमा रेखा। अब लीजिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच तो नहीं है भाई सीमा रेखा, लेकिन चलिए भारत अफगानिस्तान पूछते हैं, हो सकता है यहाँ पे पाकिस्तान पूछता तो भी हो जाता, डुरंड रेखा ही होता। तो पाकिस्तान यहाँ पे दे दे या भारत दे दे, और इन दोनों के बीच में अगर पूछते तो डुरंड होगा, क्योंकि भारत नहीं हो सकता। भारत अफगानिस्तान दिया तो भी डुरंड होगा। अफगानिस्तान के साथ अगर पाक दे दे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे दे तो डुरंड रेखा होगा। तो हम तो भारत में है तो भारत को ही मानेंगे, इसलिए डुरंड रेखा हमारा भारत अफगानिस्तान के बीच है। अगर मैं बात करूं छठे प्रश्न का, कौन सा देश या कौन से देश के साथ जो है भारत की सीमा 5 राज्यों से लगती है? तो कौन से देश के साथ भारत की सीमा 5 राज्यों से लगेगी? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका नाम बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश है। अच्छा, बांग्लादेश है, 5 राज्यों से लगती है। ऐसे 5 राज्यों से 3 वो है हमारा भारत का जो है 5 जो है भारत का जो स्टेट है ना वो लगता है 5 देश, मतलब 3 देश से, 3 नहीं है 4 देश से 5 का, समझ गए? और एक 4 2 को लगता है जो कि म्यांमार और आपका भूटान है। अफगानिस्तान से एक ही लगता है जो लद्दाख है, जो कि नाम का है। तो समझ गए? तो 5 है। कौन कौन है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम है जी। चलिए ये सब तो बातें आगे भी करेंगे। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है, कौन से भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश के सीमा साझा करते हैं? लीजिए, जब भारत के राज्य के सीमा अगर बांग्लादेश के साथ करिएगा तो 5 राज्य का होना आवश्यक है। अगर 5 राज्य है तो कौन कौन होना चाहिए बताइए? तो हम जानते हैं असम का होना जरूरी है, तो बिहार तो काट दीजिए, हट गया, तो ये सी नंबर कट गया, असम हो गया। असम के बाद किसकी जरूरत है? तो हम जानते हैं असम, मेघालय की जरूरत है, मेघालय बहुत इंपॉर्टेंट है, मिजोरम भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा जी, त्रिपुरा भी इंपॉर्टेंट है और पश्चिम बंगाल भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और बांग्लादेश, यही होगा। क्लियर? नागालैंड नहीं होगा, ये ऐसे ही कट जाता, ऑप्शन काट सकते हैं आप। अगर मैं बात करूं 8वें प्रश्न की, 8वां प्रश्न है कि चीन किन भारतीय मतलब चीन किन भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो
भारतीय राज्य से साझा करेगा चीन, तो चीन की बात करें तो ये भी 5 राज्य से साझा करेगा, 5 राज्य से ये भी करेगा, हाँ जी 5 राज्य से। सबसे पहले तो लद्दाख को याद रखिए, तो लद्दाख यहाँ है, हाँ है, यहाँ है, देखिए तो चलिए लद्दाख है, इसमें लद्दाख है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, चलिए लद्दाख यहाँ है, ठीक है, हम देख लिए। बिहार तो हटा दीजिए क्योंकि भाई कोई मतलब नहीं है चीन को बिहार से, कोई मतलब नहीं है, काट दीजिए, काट दीजिए, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश होगा, एकदम होगा, उत्तराखंड होगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए तो होगा क्योंकि जे के एक ए के मतलब लद्दाख और एच पी यू टी और एस के मतलब सिक्किम और एपी अरुणाचल, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए 9वें प्रश्न की बात करेंगे। 9वां प्रश्न है कि भारत और नेपाल की जो सीमा किन राज्यों से मिलती है, बताइए। भारत और नेपाल की अगर सीमा पूछते तो भारत और नेपाल की सीमा पता है लंबाई कितनी है, 1751 है, मतलब 1751 है लंबाई। तो बताइए, तो हम जानते हैं नेपाल के साथ भी 5 लगता है, 5 राज्य भारत का, कौन कौन? उत्तर प्रदेश लगेगा ही, बिहार तो लगेगा ही, ये आप जानते ही हैं, और बताइए कौन लगेगा, बताइए बताइए। तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो पश्चिम बंगाल को कहाँ छोड़ दिएगा, वो भी लगेगा, वेस्ट बंगाल। और सिक्किम और उत्तराखंड को क्यों छोड़ दिएगा, उत्तराखंड यूटी, क्योंकि जब यूपी लग रहा है तो उत्तराखंड भी लगेगा, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, अगर ऑप्शन नंबर ए आ जाए तो समझ जाइए वो भारत और नेपाल के राज्यों के साथ सीमा बनाती है। अगर मैं बात करूं भारत और म्यांमार की सीमा किन राज्यों से लगती है, 10वां प्रश्न है भारत और म्यांमार की सीमा किन राज्यों से लगती है, बताइए प्लीज। तो जैसे ही भारत और म्यांमार की बात होगी ना तो 4 राज्य को याद कर लीजिएगा, सॉरी 5 राज्यों को नहीं, 4 राज्यों को याद करिएगा। किसको? 4 राज्य को। तो 4 राज्य को याद करने के लिए बताइए कौन कौन। तो सबसे पहले 4 राज्य जैसे ही आ जाए तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर आ जाएगा, यही आंसर होगा। असम तो हटा दीजिए, इसमें मणिपुर, मिजोरम यही दोनों आ जाएगा, लेकिन मेघालय को हटा दीजिए। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय को हटा दीजिए, ऐसे छाड़ दे सकते हैं। अब चलिए 11वें प्रश्न है भारत और भूटान की सीमा किन राज्यों के साथ लगती है। जैसे ही भारत और भूटान की बात होगी तो ये भी 4 राज्यों से लगती है, जैसे म्यांमार लगता है उसी तरह। तो कौन सा? तो बताइए, 11वां प्रश्न का जवाब देंगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये भी में। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम यही होंगे ऑप्शन नंबर ए, जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। क्लियर हो गए? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम ये हो गए। तो बिहार तो छट गया, तो ऐसे भूटान से नहीं लगेगा। इसमें देखिए जब असम है तो असम तो रहेगा, लेकिन सिक्किम भी रहेगा, लेकिन त्रिपुरा कहाँ से आ गया, मेघालय कहाँ से आ गया, है कि नहीं जी। अरुणाचल प्रदेश तो रहेगा, मिजोरम रहेगा, लेकिन नागालैंड कहाँ से आ गया, तो ऐसे काट सकते हैं। चलिए अगर मैं 12वां प्रश्न की बात करूं, अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, तो 12वां प्रश्न है कि भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी होती है। भारत की कुल जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई अगर पूछते तो हम बताएंगे टोटल अंतर्राष्ट्रीय लंबाई है 15,106.7 किमी है। तो मतलब 15,15106.7 है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ये बताइए कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाए वो सही लगाएंगे, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। चलिए क्लियर, ये हो गए सीरीज खत्म। अब सीरीज जो चालू होने वाला फिर से, तो अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ना, वो मैकमोहन रेखा से जो सवाल बनते हैं, रेड क्लिप से जो बनते हैं वो पढ़ेंगे। और इसमें जो मैकमोहन रेखा से जो बना कब था, क्यों बना, किस कारण हुआ, रेड क्लिप क्यों आया, रेड क्लिप जो लिखा है जो इम्पोर्टेंट है क्यों, मतलब भारत चीन के साथ और पाकिस्तान चीन जो है भारत के साथ, ऐसा रेखा जो है बहुत ही विवादित है, जो कि जरूरी है पढ़ना और सवाल बनता ही बनता है। हम बात करते हैं तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है सुनिए। हम पढ़ने जा रहे हैं मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ कब बना, कैसे बना, इसका सवाल जो बनते हैं 10 क्वेश्चन है टोटल दोनों मिला के। तो पहला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कौन सी है। तो हम जानते हैं मैकमोहन रेखा है, ये हम जान गए, ये बहुत ईजी था। लेकिन अब बताइए कि जो मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के बीच बनी है, ये कब निर्धारित की गई थी, बता सकते हैं। तो हम बता सकते हैं, लेकिन आप बताइए कब बताइएगा। तो हम बताएंगे 1914 में ही बन गया था, मतलब 1914 में ही बन गया था। ठीक है, ये हम समझ गए। अगर मैं बात करूं तीसरे प्रश्न की, किसकी बात करूं, तीसरे प्रश्न की, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो हम जानते हैं भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, ये इतना एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन घुमाते हैं बहुत लोग, गलत करके आते हैं। मैकमोहन रेखा का नाम जो है किस
मतलब किसके नाम पर रखा गया है या किसके नाम पर रखा जाता है, तो हम जानते हैं कि मैकमोहन रेखा जो है, अगर नाम पूछे कि किसके नाम पे रखा गया तो मैकमोहन के नाम पे रखा गया, मतलब हेनरी मैकमोहन होगा, सर हेनरी मैकमोहन बताइएगा। किसकी बात करेंगे? पांचवा प्रश्न है कि भारत एवं या पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के, भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा कौन सी है, तो हम जानते हैं रेड क्लिफ, है ना, रेड क्लिफ है, ये हम जानते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए इसी में सवाल पूछे, छठा प्रश्न कि रेड क्लिफ जो है रेखा कब निर्धारित की गई थी, तो हम बताएंगे कि रेड क्लिफ निर्धारित की थी 17 अगस्त 1947 में, 17 अगस्त 1947 में निर्धारित की गई थी, 1947 में की गई थी। अगर मान लीजिए सातवें प्रश्न की बात करें, रेड क्लिफ रेखा का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो रेड क्लिफ का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया, तो हम बताएंगे सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया, सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया। हेनरी रेड क्लिफ नहीं, हेनरी मैकमोहन है, ठीक है। अगर पूछे भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय सीमा निर्धारण किसके द्वारा किया गया, तो हम रेड क्लिफ के द्वारा ही बताएंगे, और किसके द्वारा कराया जाएगा, है ना, उसके नाम पर ही देखा ना पड़ा, यही किया तभी ना। अगर मैं बात कर लूँ नौवें प्रश्न की, नौवां प्रश्न है कि भारत और चीन, सॉरी भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन बोल रहा हूँ, भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई लगभग कितनी है बताइए तो लंबाई की अगर बात करेंगे तो 33 बता देंगे, 33 ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, है कि नहीं। अब इसी तरह 10वें प्रश्न की बात करें, जो इजी है हम थोड़ा फास्ट चलेंगे और जो इजी नहीं है उसमें हम थोड़ा स्लो चलेंगे। भारत और चीन की सीमा रेखा की बात करें, कौन सा भाग है विवादित क्षेत्र है बताइएगा, तो हम बता देंगे और कौन, अरुणाचल प्रदेश होगा और कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो लगाए वो सही है। भारत का जो दृष्टि क्षेत्र है, भारत पर एक नजर जो डालेंगे उससे जो सवाल बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए देश का नाम, अन्य नाम क्या था भारत का, उसकी राजधानी क्या थी, या उसका जो है भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत में पुरुष का लिंगानुपात कितना है, महिला का लिंगानुपात कितना है, तो ये सब पढ़ेंगे। चलिए तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो भारत का अन्य नाम अगर आपसे पूछ रहा है तो आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया सब नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अगर मान लीजिए इसी में सवाल दूसरा प्रश्न पूछ रहे, दूसरा प्रश्न क्या है सुनिए, भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी हम जानते हैं दिल्ली है, तो ये सब इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये सब भी हम देखते चलेंगे, है ना। अगर मान लीजिए ये जो टू हार्ड मेरा क्वेश्चन ही रहता है, भारत की भौगोलिक स्थिति कहाँ है, तो ये पूछा हुआ है, तो भारत का जो भौगोलिक स्थिति है, जो हेमिस्फेयर की बात हो रही है, वो हमारा तो नॉर्मल बात है, हम जानते हैं कि हमारा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध का नाम सुने होंगे, नॉर्थन हेमिस्फेयर, इसमें हम लोग रहते हैं। चलिए अगर मान लीजिए यही आपका चौथा प्रश्न की बात करेंगे, तो चौथा प्रश्न है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत का जैसे ही अक्षांशीय विस्तार की बात होगी, मतलब लेटीट्यूड जो होता है उसका अगर विस्तार पूछ रहा है, तो हम बता देंगे भाई कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 36 डिग्री उत्तरी अक्षांश बता देंगे, क्योंकि नॉर्थ लेटीट्यूड में है कि नहीं, तो ये तो हम जानते हैं, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में हमारा भारत का विस्तार है। अगर मैं बात करूं पांचवें प्रश्न का, किसका पांचवा प्रश्न, भारत का देशांतर विस्तार अगर पूछे कितना है, मतलब देशांतर विस्तार मतलब लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है ना, लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, तो अब बताइए, अब हम जान गए कि भाई लेटीट्यूड का हम जान गए कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट की बात हो गई उत्तरी वाला, लेकिन अब देशांतर है, तो देशांतर होगा तो पूर्वी देशांतर होगा, जब भी होगा तो पूर्वी होगा, अब पूर्वी होगा तो कितना होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक होगा, लॉन्गिट्यूड तक होगा, मतलब लॉन्गिट्यूड तक होगा, याद रखिएगा, तो पूर्वी देशांतर लॉन्गिट्यूड याद रखिएगा, मतलब 68 डिग्री 7 पूर्वी और 97 25 तक याद रखिएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं छठे, अगर मान लीजिए आपको और भी जानकारी ऑनलाइन कर लेना है तो आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी का महामैराथन डाला हुआ है। भारत का मानक समय जो है किस देशांतर रेखा पर आधारित है बता सकते हैं, तो भारत का मानक समय जो है किस देशांतर रेखा पर आधारित है, अगर बता दीजिएगा तो बताइए। तो हम जैसे ही मानक समय रेखा बात करें, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात हो रही है, IST की बात हो रही है, तो बताइए, तो हम बताएंगे 82.5 डिग्री पूर्व में बता देंगे, इस तो सिंपल चीज है, पूर्वी मतलब ईस्ट में बताएंगे। चलिए अगर मैं बात करूं ईस्ट में वही लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, समझ गए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा लॉन्गिट्यूड की बात करेगा। अगर मैं बात करूं भारत का ज्यामितीय आकार कैसा है, तो भारत का ज्यामितीय आकार अगर आपसे पूछ रहा है तो आप क्या जवाब दीजिएगा, चतुर्भुजीय बता दीजिएगा, है ना, चतुर्भुजीय बता दीजिएगा, क्लियर हो गया। चलिए अगर यही 8वां प्रश्न की बात करें
किसकी बात करें? 8वां प्रश्न, भारत की स्थल सीमा कुल लंबाई अगर पूछे, स्थल का जो भूमि का जिस पे रहते हैं उसकी कुल लंबाई अगर पूछ रहा है आपसे, तो बताइए क्या बताइएगा? तो 15 200 बताएंगे किमी। स्थल दिए, सीमा अगर पूछे तो 15 200 किमी बता दीजिएगा। ये भी क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूं 9वें प्रश्न की, 9वां प्रश्न क्या है कि भारत की जलीय सीमा जो है की लंबाई कितनी है? अब जल का, जैसे स्थल का हम 15 200 किमी बता दिए, मतलब 15,200 किमी बताए, तो उससे जल का बताइए। तो जल का हमारा 7,100 मतलब 7,516.6 किमी है, मतलब 7516.6 किमी बता देना है जल की सीमाएं हमारे भारत में। और इसी तरह बताइए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का, तो भारत का कुल क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि कुल क्षेत्रफल हमारा 32 है। कितना है? 32। तो 32,87,263 वर्ग किमी में है, मतलब 32,87,263 वर्ग किमी में फैला हुआ है। मतलब 32,87,263 मतलब 263 वर्ग किमी तक फैला हुआ है। चलिए 87 बोला जाता है 87 को। चलिए अगर बात करूँ 11वें प्रश्न की, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बता सकते हैं? तो हम जानते हैं 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसका? भारत का, है ना? भारत का है ना जी, भारत का 7वां स्थान है। अब चलिए ये तो हम समझ गए, लेकिन बताइए विश्व में कुल अगर क्षेत्रफल भारत का पूछे तो कितना प्रतिशत है भारत का हमारा टोटल? 2.4% है। ऑप्शन नंबर बी, ये भी हम समझ गए। अगर मान लीजिए यही सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताइए 13वां प्रश्न का कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान है, तो हम जानते हैं द्वितीय है, क्योंकि ये रिपीट हो चुका है। ये 2011 के हिसाब से है, नहीं तो अभी तो हम पहले हो गए हैं जनसंख्या के हिसाब से। अगर भारत की कुल जनसंख्या कितनी है बताइए, भारत का कुल जनसंख्या कितना है 2011 का अनुसार बताना है। तो हम कुल जनसंख्या 2011 के हिसाब से अगर आंकड़े के देखें तो ये तो बदलते रहते हैं। तो अभी तो हम बताएंगे 1,21,00,000, इसके आंकड़े बदलते रहते, तो ये देख लीजिएगा। ऐसे ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, तो ये छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं 15वें प्रश्न की बात करें तो भारत की जलवायु का प्रकार क्या है? तो भारत की जलवायु का प्रकार अगर पूछे तो भारत में जलवायु का प्रकार पूछे तो मानसूनी जलवायु है हमारे भारत में, तो मानसूनी होगा, मानसूनी हो जाएगा। ये भी बात सही है। अगर मैं बात करूं 16वां प्रश्न की, 16वां प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या घनत्व डेंसिटी कितना है? तो भारत का अगर डेंसिटी पूछे ना तो 382 मतलब 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में है, हर व्यक्ति के वर्ग किमी में, तो 382, ठीक है। अगर मान लीजिए डेंसिटी पूछ दिया, भारत के लिंगानुपात पूछे मतलब सेक्स रेट कितना होता है बताइए, तो भारत का लिंगानुपात मतलब जेंडर वाई बता गया है 2011 के सेंसस के हिसाब से, 2011 के जनगणना के हिसाब से। तो हम जानते हैं 943 महिला के प्रति 1000 पुरुष हो जाएंगे, तो 943 मतलब 943 महिला बटा 1000 बॉय, सॉरी 1000 मैन, ऐसे बोल दीजिए, ठीक है, क्लियर। तो अब तो ये 2011 के हिसाब से है, लेकिन अब तो बढ़ते जा रहा है, महिला का आगे हो गया है, अब पुरुष का ही कम होते जा रहा है। तो ये भविष्य का है और भविष्य में दोनों बैलेंस होना जरूरी है। कैसे होंगे वो तो ऊपर वाला का खेल है। अब देखिए इसी में हम और भी पढ़ रहे हैं, दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं कि भारत की कुल साक्षरता दर जो है कितना है। तो 2011 के ही अनुसार हमको बताना है कि भारत की कुल साक्षरता दर जो है कितना है, तो हम बताएंगे 74.04% है। तो ये सब सुनते जाइए, ये 2011 के हिसाब से, तो जनगणना का स्पेशल हम तो बता चुके हैं। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? भारत में पुरुष का साक्षरता दर अगर पूछे तो हम बताएंगे 82.14% है पुरुष का, है ना। अगर मान लीजिए तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, तीसरा प्रश्न क्या है सुनिए, भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? तो महिला की बात करें तो 65.46% है, 65.46% है। ये 2011 के अनुसार है, अब तो महिला भी आगे हो गई है। अगर बात करें जैसे हमारे आज वर्ल्ड चैंपियन जीत हुई है हमारे भारत में महिलाओं का, तो समझ जाइए कि हमारे भारत की तरक्की होने वाली है। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, अनुसूचित जाति जिसे एससी बोलते हैं, अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो हम बता देंगे कि इसका प्रतिशत अगर पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, अनुसूचित जाति का, तो 16.6% है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए ये भी बात सही है। अगर मैं बात करूं पांचवें प्रश्न का, किसकी? पांचवें प्रश्न का। पांचवा प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, एसटी की बात हो रही है, उसकी जनसंख्या प्रतिशत पूछ रहा है। जनसंख्या तो बहुत है, 10 हो जाएगा, 42 से 81, बहुत लंबाई तब छोड़िए, प्रतिशत बताइए तो 8.6% हो जाएगा, ठीक है, ये हो गए। अगर मैं बात करूं
छठे प्रश्न की बात करें तो भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल राज्यों की संख्या अगर बात करें तो हम बताएँगे कि कुल राज्यों की संख्या 28 है। 28 8 है ना? ऐसे याद रखेंगे। चलिए, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं अभी? बता सकते हैं? तो 8 हैं। ये तो सवाल हम जानते हैं इसलिए आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए 8वें प्रश्न की बात करते हैं, भारत में पर्वतीय क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, ठीक है, माउंटेन की बात हो रही है, एरिया कितना है बता सकते हैं? तो इसका बताने के लिए आपको 10.7% टिक लगाना होगा तभी सही होगा। 10.7% ही है, मतलब 107% है, ठीक है। अब देखिए 9वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 9वां प्रश्न देखना है तो भारत के मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना प्रतिशत है? तो भारत का मैदानी क्षेत्र अगर पूछ रहा है, तो मैदानी क्षेत्र के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम 43% लगाएँगे। कितना प्रतिशत लगाएँगे? 43% लगा देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए पूछते कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो हम 8 राज्यों से जाते हैं। जीटी से लेके हमारा मिज़ोरम तक अंत होता है, ये हम जानते हैं। तो वेस्ट बंगाल ये सब तो सब आ जाएगा। बीचों-बीच कटता है ना इसलिए। 11वां प्रश्न है भारतीय मानक समय रेखा जिसे आईएसटी बोलते हैं। ये जो है 82.5 डिग्री ईस्ट पर है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कितने राज्य से होकर गुजरेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ सवाल है। बताइए। ऐसे हमारे कर्क रेखा तो आप जानते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। लेकिन अब समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखा जाए तो हमारे 5 राज्य से होकर गुजरती है। कितने? 5 राज्य से और वो भी कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। जैसे मध्य प्रदेश होगा तो छत्तीसगढ़ भी आप टिक लगा दीजिएगा क्योंकि लगभग सही हो जाता है। अगर मैं बात करूँ 12वें प्रश्न की बात करें तो भारत में कुल तेल शोधन नालों की संख्या कितनी है? मतलब रिफाइनरी एरिया जो है कितनी है इंडिया में? तो हम बताएँगे उसका कि 18 जो है अगर देखा जाए तो तेल शोध संख्या अगर पूछे तो हम बताएँगे 23 है। 18 जो है हमारा ये केंद्र शासित प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का संकलन जो हुआ था राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच तो वो 18 है। मतलब व्यापारी का मार्ग का बात करेगा। अगर मान लीजिए यही सवाल देखिए ना 13वां प्रश्न भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 31 दिसंबर 2023 तक की बात बताई गई है। तो 23 तक का बता रहा है कि भारत में कुल राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उसकी संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या बताइए तो 970 है, ठीक है? 970 है। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14वां प्रश्न है कि भारत में बड़े बंदरगाहों की कुल संख्या कितनी है? तो बड़े बंदरगाह की कुल संख्या अगर पूछे थे आपसे तो आपको क्या बताना है? बड़े बंदरगाह हमारे भारत में 13 हैं। कितने हैं? 13 हैं। ये भी हम समझ गए। अगर मान लीजिए 15वां प्रश्न पूछते 15वां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है कौन-सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु अगर पूछ रहा है तो राष्ट्रीय पशु है बाघ, टाइगर, ये हम जानते हैं। और वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए आपसे तो बताइए क्या बताइएगा? बताइए? तो हम बताएँगे वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। ये हमारा जो है क्या है? प्रतीक है। अगर मान लीजिए 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन-सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो मोर, पीकॉक ये हम जानते हैं। अब पीकॉक का वैज्ञानिक नाम अगर पूछते तो आप बताइए क्या बताइएगा? तो पक्षी के में वैज्ञानिक नाम पाओ या देखिए पाओ क्रिस्टस बता दीजिएगा, क्रिस्टेस बता देंगे। ये वैज्ञानिक नाम ही पूछ देता है। तो पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन-सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन-सा है? कमल है, ये हम जानते हैं। तो इसमें और इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछ दे तो क्या बताइएगा? तो इसका वैज्ञानिक नाम है नीलंबो न्यूसिफेरा। न्यूसिफेरा नाम है। चलिए अगर बात करूँ 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन-सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष अगर पूछ रहा है तो बताइए? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछे तो बताना है बरगद और बरगद है। तो बरगद यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। तो इसका वैज्ञानिक नाम पूछते बरगद का तो बताना है फाइकस बेंगालनेसिस। बेंगालनेसिस बता देना है जो कि हमारा बरगद है राष्ट्रीय वृक्ष। अब इसी तरह 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? बता सकते हैं? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक पूछे तो हम जानते हैं अशोक स्तंभ है, इसमें सोचना ही नहीं है। क्या है? अशोक स्तंभ है। प्रतीक मतलब चिन्ह याद रखना है। अगर 20वां प्रश्न की बात करें 20वां प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन-सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव अगर पूछ रहा है, जीव है गंगा डॉल्फिन, ये हम जानते हैं। ये जल में रहने वाला है, जलचर बोल रहा है। चलिए तो ये हो गए हमारे 15 प्रश्न और भी जो सवाल छूटेंगे हम बाद में करेंगे। अब हम आ गए भौतिकी विभाजन जो कि इसी बुक का
वन लाइनर का टॉपिक एमसीक्यू सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट मतलब सेकंड चैप्टर का है, भौतिकी विभाजन। भौतिक विभाजन में क्या क्या सवाल आएंगे अब हम चलते हैं, समझते हैं। इसको लाइक सब्सक्राइब करके रिव्यू दीजिए कैसा रहेगा। इसी तरह साइंस हो, ज्योग्राफी हो, मतलब जितने भी ऑल सब्जेक्ट हों, यहाँ तक कि जीके, जनरल, करंट अफेयर भी ऐसे ही तैयार होंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करें, फॉलो करें। पहला प्रश्न है, और जो किताब से, जो वन लाइनर किताब है उसका एमसीक्यू बता दिया जाएगा कि इस वन लाइनर बुक का एमसीक्यू तैयार किया गया है। तो आप वन लाइनर बुक रखिएगा सामने, एमसीक्यू आप टिक लगाइएगा, आपको आसान भी हो जाएगा और मैं जो क्वेश्चन तैयार करूंगा आपका लेवल भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि वन लाइनर को पढ़ाकर एमसीक्यू में करूंगा ना तो आपकी मजबूती सब्जेक्ट में हो जाएगी। और इस तरह का पढ़ाना बहुत कम मैंने देखा है कि पढ़ाते हैं। और ये मेरा जो इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके में पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन में जो पढ़ाता था इसी तरीके से पढ़ाता था और बहुत लोगों का रिजल्ट जो है 99% हम बताते हैं जो मुझसे पढ़ते हैं वो हुआ है। आपका जो है ऑनलाइन में जो पढ़ा दिया उसी का एमसीक्यू तैयार करवाता हूँ जिससे आपका लेवल मजबूत हो जाए। तो आपको कैसा लगा ये फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोग का लाइक ही और सब्सक्राइब ही मुझे मजबूत बनाएगा और कोई भी एग्जाम देने चाहिए का। तो चलिए पहला प्रश्न आपके पास है। और पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है किस भूखंड का भाग है, तो हम जानते हैं गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका है? गोंडवाना लैंड का भाग है। क्लियर हो गए, बहुत अच्छी बात है। भूखंड शब्द है गोंडवाना लैंड। दूसरा प्रश्न को बढ़िया से कर देता हूँ। दूसरा प्रश्न है कि पूरा चुंबकीय परिमाणु, पूरा चुंबकीय परिमाणु को बोला जाता है जो है पैरामैग्नेटिक रिजल्ट बोलते हैं। से क्या संकेत मिलता है, तो हम बताएंगे कि भारत के उत्तर दिशा की ओर जो विस्थापित होता है वो संकेत मिलता है। मतलब उत्तर दिशा से बताया जाता है। अब जानबे करते हैं उत्तर दक्षिण को दिखाता है तो उत्तर दिशा द्वारा ही बताया, विस्थापित करेगा तभी तो बताएगा, है कि नहीं। तो पराचुंबकीय है। अगर बात करें तीसरे प्रश्न की, तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न को ध्यान से सुनिए कि भूगर्भिक संरचना के दृष्टि से भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया है, बताइए। तो हम बताएंगे 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन किया गया है, चलिए हम आगे बता देते हैं आपको कौन कौन किया गया है 3 भाग में। ये भी सवाल पूछ रहा है, तो लीजिए भूगर्भिक संरचना में 3 भाग जो है कौन कौन है। तो 3 भाग कौन कौन है प्लीज कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन कौन है। तो 3 भाग में बात करें तो हिमालय पर्वत क्षेत्र, उत्तरी मैदानी और दक्षिणी पठार क्षेत्र, है कि नहीं। तो उत्तरी जो हिमालय पर्वत क्षेत्र, उत्तरी मैदान और दक्षिणी पठार, ये 3 है। यही 3 इंपॉर्टेंट है जो कि हम जानते हैं। और भी सवाल जो बन सकते हैं क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अगर पूछ रहा है तो सबसे प्राचीन अगर देखा जाए तो हम बृहद हिमालय को बोलते हैं, जिसे हम महान हिमालय भी बोलते हैं। तो महान हिमालय कहाँ है, यहाँ पे, जिसे ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए बारी आवाज क्लियर करिएगा। छठे प्रश्न की बात करेंगे। छठा प्रश्न है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैली समतल भूमि को क्या कहते हैं। तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो फैला हुआ समतल भूमि है वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो भावर कहलाता है। क्या कहलाता है? भावर कहलाता है। ये बात भी सत्य है। तो अगर मान लीजिए कि आपसे उप हिमालय क्षेत्र की बात करेगा और वो उसका विस्तृत पूछेगा समतल मैदान, तो क्या कहेगा? भावर कह दीजिएगा। देखिए भावर कर दिया है, भाव होता है, याद रखिएगा, ऊंची आंसर नहीं हुआ। देखिए 7वें प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा कि हिमालय जो पर्वतीय, यहाँ पे देखिए ये जो है ये शब्द को थोड़ा सा हो गया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, पदीय प्रदेश पूछ रहा है। पदीय प्रदेश मतलब फुट हिल रीजन पूछता है, जो कि पद के माध्यम से चल रहा है, पैदल चलने की बात हो रही है। तो वो हिल वाला क्षेत्र बताइए कौन सा है, तो उसे हम शिवालिक कहते हैं। शिवालिक क्या कहते हैं? शिवालिक, ऐसे याद कर सकते हैं। अब शिवालिक की बात आई है तो शिवालिक से सवाल तो बनता है क्योंकि इससे सवाल पूछता है। तो शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र जो है किस प्रकार की जो है संरचना का उदाहरण है। तो किस प्रकार की संरचना का उदाहरण बताया गया है, बता सकते हैं प्लीज बताइए। तो हम बताएंगे कि शिवालिक जो शैल समूह है उसके दक्षिण में स्थित जो भावर, जिसे भावर नहीं भावर बोलते हैं, वह लगता है, वह नहीं वह लगता है चित्र किस प्रकार की संरचना का उदाहरण है, तो हम बताएंगे गिरिपद की स्थिति है। किसी है? गिरिपद, मतलब फुट हिल फॉर्मेशन बोलते हैं। गिरिपद पैदल चलिए, फुट हिल है, ठीक है। अगर मान लीजिए 9वें प्रश्न की बात करेंगे तो शिवालिक श्रृंखला
कि औसत अगर ऊंचाई पूछे कितनी है, तो पैदल चलना है तो औसत ऊंचाई कितनी होगी? तो औसत ऊंचाई हम 600 से लेके 1200 मीटर बता देंगे। तो 600 से लेके 1200 मीटर बता देते हैं। ये हो गए। अगर मान लीजिए 10वें प्रश्न की बात करते हैं, किसकी बात करें? 10वें प्रश्न की। लघु हिमालय। लघु हिमालय जो है किन 2 श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो लघु हिमालय अगर पूछे किन 2 देशों के बीच, मतलब सॉरी, किन 2 श्रृंखलाओं के बीच है, तो लघु हिमालय जैसे ही आएगा तो महान हिमालय और शिवालिक को टिक लगा दीजिएगा। तो ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाए वो सही लगाए। चलिए, ये इसमें थोड़ा-सा मैं डिटेल बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल नहीं बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो जो लाऊँगा सिर्फ़ एमसीक्यू करवाऊँगा, आपको जवाब देना है, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपको दिक्कत हो तो ये पढ़ के ऑनलाइन में पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, 11वां प्रश्न है कि हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन-सी है? तो नवीनतम पर्वत श्रृंखला जो रेंज है वो कौन-सी है? नवीनतम, नया, बताइए। तो हम बता देंगे कि नवीनतम जैसे आएगा तो शिवालिक को टिक लगा देंगे, शिवालिका। शिवालिक बोल दीजिए, शिवालिका बोल दीजिए, ठीक है। ये 12वां प्रश्न है। ये 12वां प्रश्न जो है भौतिक विभाजन का एक पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा भी हम और चलेंगे। 12वां प्रश्न है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य जो है कौन-सी पर्वत श्रृंखला है? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा श्रृंखला है, सतपुड़ा रेंज है, हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो लगाए वो सही लगाए। अब ये हो गया 12वें प्रश्न का आंसर भी आपको नीचे मिल गया। इसी तरह मैं पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, फिर बाद में हम अलग ढंग से करेंगे। अब इसी में भौतिक विभाजन से ही पढ़ रहे हैं दूसरा पार्ट। ये भी हम 12 क्वेश्चन इसमें भी हैं। कितने हैं? 12 आंसर इसमें भी होंगे। फिर इसी तरह मतलब भौतिक विभाजन का 3 हिस्सा में मैंने बाँटा है कि अलग-अलग। अब इसमें जो पढ़ेंगे हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय का रेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला, अब देखिए पहला है कि हिमालय की सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला कौन-सी है? तो हिमालय की सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला अगर पूछ रहा है तो कौन है? तो हम जानते हैं बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय बोलिए तो बृहद हिमालय बोलते हैं। हिमाद्री बोला जाता है इसी को। हिमाद्री बोलिए या बृहद हिमालय सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला है हमारा। ग्रेट हिमालय भी बोला जाता है इसी को। अब देखिए दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है बृहद हिमालय, जिसे ग्रेट हिमालय बोलते हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है भाई? सबसे ऊंची है तो औसत ऊंचाई भी इसका होगा। तो 6100 मीटर है। कितना है? 6100 मीटर है कि नहीं? कितना है? 6100 मीटर है। चलिए, अब हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है कि पीर पंचाल श्रृंखला, जो पीर पंचाल रेंज है, किस राज्य में स्थित है? तो पीर पंचाल किस राज्य में है बताइए? तो जम्मू कश्मीर में याद आया होगा। तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चौथे प्रश्न को इसी तरह देखिए नरेंद्र अकाडमी चैनल पर। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं जो हैं किस भाग में पाए जाते हैं? तो एक उत्तराखंड में जाइएगा ना तो पाताल तोड़ कुआं है, वो कहाँ है, किस भाग में है उत्तराखंड का? तो तराई भाग जाइएगा ना वहां पे मिलेगा। तो तराई भाग कहाँ है? तराई भाग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में। अब चलते हैं 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है अक्साई चीन। अक्साई चीन जो है किस क्षेत्र का भाग है? तो अक्साई चीन की बात कर रहे हैं तो अक्साई चीन जैसे ही शब्द आएगा तो हम लगा देंगे लद्दाख। किसको लगाएंगे? लद्दाख को। ऑप्शन नंबर ए ठीक लगा देंगे। तो अब छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है कि पश्चिमी हिमालय का मुख्य प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो पश्चिमी हिमालय का मुख्य प्राकृतिक संसाधन अगर पूछ रहा है तो हम बता देंगे वन है, जंगल है, फॉरेस्ट है, ये हम जानते हैं। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की अगर प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला पूछ रहे मतलब एशियंट, तो अरावली है। हमारा अरावली जो है प्राचीनतम है, ओल्डेस्ट माउंटेन है ना? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज अगर पूछेगा तो अरावली। अगर मान लीजिए 8वें प्रश्न की बात करते हैं तो अरावली श्रृंखला की जो है अनुमानित आयु कितनी है? तो अरावली जो रेंज है उसका अनुमानित अगर आयु पूछा जाए, एज पूछा जाए तो हम बताएंगे कि भाई इसका जो एज है हम कैसे बता सकते हैं, लेकिन तो भी हम बताएंगे 600 से 570 मिलियन वर्ष बता देंगे। तो 600 से 570 मिलियन वर्ष है, मतलब 570 मिलियन वर्ष है। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है किस नाम से जाना जाता है? तो जैसे हम माउंट एवरेस्ट जानते हैं उसी तरह नेपाल में हम उसको सागरमाथा के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? सागरमाथा के नाम से जानते हैं। 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न को आरावली जो है किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो हम आरावली जो पर्वत है, रेंज है, माउंटेन है, वो भाई अवशिष्ट पर्वत है। क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत है क्योंकि भाई ये पुराना है, धीरे धीरे विनाश हो रहा है। पुराना वाली तो बोल दीजिए,
चलिए 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी पूछे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अन्नामुडी का नाम सुने होंगे, अन्नामुडी है। और इसकी ऊँचाई पता है कितनी मीटर है? तो हम बताते हैं 2695 है और ये भी याद रखिएगा अन्नामुडी कहाँ है? केरल में है। अगर इसी तरह 12वें प्रश्न की बात करें, किसकी 12वां प्रश्न? नीलगिरी पर्वतमाला किन राज्यों में फैली हुई है? तो नीलगिरी पर्वतमाला का नाम सुनते ही तमिलनाडु और केरल को याद कीजिए। तो तमिलनाडु और केरल टिक लगा दीजिएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न है और इसमें 15 प्रश्न हैं। तो 13वां प्रश्न है महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित जो पश्चिम घाट है को क्या कहते हैं? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पश्चिम घाट है उसके बीच चीज़ को हम क्या कहते हैं? उसके मध्य क्या कहते हैं? तो हम कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट। मलबार तट किसके-किसके बीच के कहेंगे? जैसे पश्चिम घाट के मध्य में अगर स्थित है कोंकण तट, तो ये हम जान गए। अगर मान लीजिए 14 प्रश्न की बात करते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियाँ मतलब इलायची होता होगा अवश्य, इसलिए इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा बनाती है? तो इलायची की पहाड़ियाँ जो है, वो बताइए किन राज्य के साथ सीमा बनाती है? तो हम केरल और तमिलनाडु ही लगाएँगे क्योंकि इलायची मसाला कहाँ मिलेगा? केरल, उसी के बगल में तमिलनाडु को टिक लगा दीजिए। बस सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 15वां प्रश्न और ये जो है भौतिक विभाजन का दूसरा जो पेज है 15 क्वेश्चन का, ये खत्म होंगे। इसी में तीसरा भी आएगा। मतलब भौतिक विभाजन समाप्त जब तक ना होगा, ये वीडियो समाप्त नहीं होगा। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन-सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अगर पूछ रहा है आपसे, तो आप अच्छे से जानते हैं, वो है हमारा कौन? केटू। केटू है केटू। केटू जिसे हम बोलते हैं गार्डविन ऑस्ट्रीन। केटू को ही बोला जाता है गार्डविन ऑस्ट्रीन, ये हम जानते हैं और गार्डविन ऑस्ट्रीन का अगर ऊँचाई पूछे तो 8611 मीटर है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसी में कि कौन से पठार जो हैं किस क्षेत्र में हैं, कहाँ हैं? जैसे नंदा देवी शिखर किस राज्य में है स्थित है बताइए? तो नंदा देवी का नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमारा 10 को इसमें से भी बनेगा। तो जैसे मान लीजिए कि पहला प्रश्न है नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो हम बताएँगे कि ये नंदा देवी का नाम सुनते ही उत्तराखंड को याद आया होगा। तो उत्तराखंड यूटी उत्तराखंड टिक लगा दीजिए। अब देखिए नंदा देवी पर्वत शिखर की ऊँचाई पूछ दिया है। नंदा देवी समझ गए कि उत्तराखंड में है तो इसकी ऊँचाई बताइए। तो इसकी ऊँचाई तो भाई हमें भी नहीं पता है, लेकिन आपको अगर पता है तो बताइए 7422 मीटर बता देना है। कितनी बताना है? 7422 मीटर बता देना है। देखिए इसका एक्यूरेट अभी दिया हुआ नहीं क्लियर है, लेकिन इस हिसाब से आपको ये समझना है। तो इसको छोड़ भी सकते हैं। हाँ, ये सवाल तीसरा है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा-सा डाउटफुल हो गया है। ऐसे धौलाधर है आंसर होगा, लेकिन हमको ये क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ, तो ये छोड़ दीजिए, ठीक है? चलिए, ये बताइए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न को ध्यान से सुनिए कि कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी अगर पूछ रहा है तो कुल्लू घाटी बताइएगा धौलाधर और पीरपंजर बता देना है। तो धौलाधर और पीरपंजर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ दिख रहा होगा। चलिए ये तो ठीक है। अब 5वां प्रश्न है कि आरावली जो पर्वत श्रृंखला है किस राज्य में स्थित है? तो आरावली जैसे शब्द आएगा तो हम बताएँगे कि ये आरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो हमारा राजस्थान में है, ये हम जानते हैं। यहाँ पे माउंट आबू है कि नहीं? हम जानते हैं। अगर मान लीजिए इसी जगह छठा में पालघाट दर्रा आ जाए, तो पालघाट दर्रा आ जाए और किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है या किन पहाड़ियों के मध्य है? तो हम बताएँगे नीलगिरी और अन्नामलाई जो पहाड़ी है, जो केरल में है और नीलगिरी जो तमिलनाडु में है, उसके बीच आपको दिखेगा। तो अन्नामलाई और नीलगिरी बता देना है। टिक लगा दीजिएगा तो सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न अगर हम देखें तो नाथुला दर्रा जिसे बोलते हैं, तो नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा अगर पूछे किस राज्य में स्थित है, तो हम बताएँगे सिक्किम में स्थित है, ये हम जानते हैं, सिक्किम में है। अगर मान लीजिए 8वें प्रश्न की बात करेंगे तो 8वां प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य की सीमा पर स्थित है? तो नाथुला दर्रा किस राज्य की सीमा पर स्थित है? अब ये तो सवाल बनता है, तो बताइए? तो चीन हम जानते हैं, चीन को टिक लगा दीजिएगा। ये सब सवाल जो है एक्स्ट्रा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। हाँ, ये सब जो है थोड़ा-थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कहाँ-कहाँ बता देते हैं। फिर आगे भी सवाल है, देख लेंगे। चलिए, अब देखिए उत्तराखंड में कौन-सी जो है प्रसिद्ध घाटी स्थित है? तो उत्तराखंड में हम तो जानते हैं प्रसिद्ध घाटी कौन-सी है 9वां प्रश्न का, फूलों की घाटी है, हम जानते हैं।
वैली ऑफ फ्लावर्स। अब देखिए फिर 10वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत श्रृंखला किन मुख्य श्रृंखला का भाग है? तो नंदा देवी जैसे ही पूछे तो बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय बता देना है। बताइएगा, बहुत बेहतरीन है। पहला प्रश्न है, पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा जिसे स्नो लाइन बोलते हैं कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो पूर्वी हिमालय का औसत हिमरेखा अगर पूछे कितनी, तो 3500 मीटर बता देना है। कितनी बताना है? 3500। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अगर मान लीजिए दूसरा प्रश्न, यही दूसरा प्रश्न आपका पूछे कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद मतलब ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछे तो सियाचिन हिमनद बता देना है, सियाचिन ग्लेशियर बता देना है जो कि सबसे बड़ा हिमनद है कि नहीं? जानते होंगे आप, जो कि कहाँ है? लद्दाख में है। इसी तरह तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? अब चोराबाड़ी बोलिए या चौराबाड़ी ग्लेशियर अगर पूछे तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। तो केदारनाथ के मंदिर में नॉर्थ तरफ जाइएगा ना, उधर आपको मिलेगा। तो केदारनाथ है कहाँ? यूटी मतलब उत्तराखंड में है। ये भी समझ गए। अगर मान लीजिए मेघालय का पठार किसका भाग है? तो मेघालय का पठार पूछते अब किसका भाग बता दे, तो हम जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत का भाग का हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है हमारा मेघालय का पठार, है ना? चलिए, अगर मैं बात करूं पांचवें प्रश्न का, तो पांचवा प्रश्न है, भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत जो है किस काल में निर्मित हुई थी? तो अगर मान लीजिए भारत का प्रायद्वीपीय पर्वत अगर पूछते तो क्या जवाब दीजिएगा? तो हम काल अगर पूछ रहा है तो हम बताएंगे पैलियोजोइक महाकल्प के समय हुआ था, ईरा के समय हुआ था। तो अब देखिए, पैलियोजोइक है तो पैलियोजोइक की जगह पे दे दिया है पेलियोजोइक युगपत दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पैलियो कर दे या पेलियोजोइक कर दे, एक ही होगा। अगर मान लीजिए छठे प्रश्न का जवाब आपसे पूछते कि अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सा पठार स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अरावली और विंध्याचल श्रृंखला के बीच अगर पूछे तो बताएंगे मालवा का पठार है। मालवा का पठार का नाम सुनते होंगे कि मालवा का पठार कहाँ पे है? तो अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पे है। इसी तरह सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे सवाल एक बार नहीं, चार चार बार पूछे हुए हैं इसी क्वेश्चन से। तो बताइए, दंडकारण्य क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है? तो दंडकारण्य रीजन बोल दीजिए कहाँ है? तो हम जैसे ही दंड की बात होगी तो छत्तीसगढ़ को बेचारा को बहुत दंड मिलता है क्योंकि वहाँ खुदाई होते रहता है, और बेचारा साथ में उसके उड़ीसा को भी खुदाई होता है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य ये है दंडकारण्य क्षेत्र है। आठवें प्रश्न की बात करेंगे अब। भारत की समुद्र तट रेखा कोस्टल लाइन जिसे बोलते हैं उसकी कुल लंबाई कितनी है हमारे? बताएंगे। तो हम जैसे ही समुद्र तट की कुल लंबाई पूछते तो हम बताएंगे 7516.6 किमी है, जो कि हम ऊपर ही पढ़े थे हमारे भारत का है ना? तो 7516.6 किमी है। नौवें प्रश्न की बात करें तो नौवां प्रश्न ये है कि भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है जी? बताइए। तो हम बताएंगे सबसे लंबी सीमा गुजरात की है। गुजरात की है, यस गुजरात की है। तो गुजरात का कितना है बताइए? तो हम बताएंगे 1214.7 किमी है। 1214.7 किमी बता देना है। अब 10वें प्रश्न की बात कर रहा हूँ। 10वां प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य समुद्री तट से जुड़े हैं? तो भारत के कितने राज्य जो हैं समुद्री तट से जुड़े हैं? तो हम टोटल पढ़े हैं 9। क्या पढ़े हैं? 9। और 4 केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं। तो 9 राज्य जो है हमारा, पूछ रहा है राज्य, केंद्र शासित प्रदेश पूछता तो 4 ही लगाते, लेकिन राज्य पूछ रहा है तो मतलब 9। तो यहाँ पे दोनों क्लियर कर दीजिए, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारी ये समुद्री तट से लगता है। कौन कौन लगता है कमेंट कर सकते हैं। ऐसे मैं बता दूं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, ये सब जो है आपके 9 राज्य लगते हैं। और पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली, दमन दीप मतलब, तो समझ जाइए ये हो गए 4 केंद्र शासित प्रदेश। 11वें प्रश्न की बात करता हूँ। 11वां प्रश्न है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को क्या कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरमंडल तट कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा टिक, तो आपका नंबर हो जाएगा एक फिक्स। 12वां प्रश्न की बात करेंगे। 12वां प्रश्न है कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को हम, कन्या हैं, कुमारी हैं, तो उनका नाम भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो हम जानते हैं केप कोमरिन के नाम से जानते हैं। केप कोमरिन के नाम से जान जाइए, ठीक है।
ऐसे ही याद करवाता हूँ। अब 13वें प्रश्न का सवाल का जवाब दीजिए, फटाफट दीजिए और समझिए कि आप वन लाइनर पढ़े हैं तो ये एमसीक्यू आपको आना ही आना है, तय है। तो बताइए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ रहा है तो हम जानते हैं क्या है? क्या है? सैंडल पीक है। क्या है? सैंडल पीक है। समझ गए? सैंडल पीक है। इस तरह 14 प्रश्न की बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित होगा बताइए? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित होगा। ये कौन नहीं जानता? सब जानता है, आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। थोड़े फन करने के लिए सब बोलता हूँ, कोई सीरियस ना लेंगे, क्योंकि किसी का व्यंग करना मुझे नहीं पसंद है, ना मुझे किसी से नफरत करना, क्योंकि इस दुनिया में कुछ दिनों के लिए तो ही आए हैं, वक्त आने पे चले जाएंगे। मेरा रोल है इस धरती पर जब तक ईश्वर दिया है कर रहा हूँ, कब ऊपर ले जाएगा कोई ठीक नहीं है। इसलिए जो चल रहा है किसी से नफरत करने की हमको जरूरत नहीं है। तो आप कभी मत समझिएगा कि हम आपसे कमेंट कर रहे हैं, गुस्सा हैं। आप कर सकते हैं गुस्सा, नफरत कर सकते हैं, आप कमेंट करके सुना सकते हैं। भारत के तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के तटीय राज्यों की कुल संख्या अगर पूछे तो 9 बता देना है, और 9 तो हम जानते ही हैं। और सबसे बड़ी बात, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, ये सब जो है 9 राज्य हैं जो कि तटीय हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ के होंगे। इस सवाल को देखते हैं और ये अंतिम सीरीज है और इसके बाद समाप्त हो जाएगा। पहला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर कुल कितने द्वीप अगर आपसे पूछ रहा है तो हम बताएंगे 572 बता देंगे, 5772 बता देंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं दूसरे प्रश्न की कि 10 डिग्री चैनल की बात कर रहे हैं, 10 डिग्री चैनल की बात कर रहे हैं, तो 10 डिग्री चैनल जो है किन द्वीपों को पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल किन द्वीपों को पृथक करता है? तो हम बता देंगे कि अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ है जी? तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा, यही आंसर आपका होगा। बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा। ठीक है, बाहरी आवाज में तो बगल में बिल्डिंग बन रही है तो इसलिए आवाज आ रहा है। तीसरा प्रश्न है, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप अगर पूछे कि कहाँ स्थित है तो हम बताएंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नॉर्मल बात है, बंगाल की खाड़ी में ही स्थित आपको दिखेगा। अगर बात करें चौथे प्रश्न की, चौथा प्रश्न है श्रीहरिकोटा द्वीप जो है कहाँ अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप अगर पूछ रहा है आपसे तो बताइए कहाँ अवस्थित है श्रीहरिकोटा? तो हम बताएंगे पुलिकट झील के समीप आपको स्थित मिलेगा। तो पुलिकट झील कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे। अगर पांचवें प्रश्न की अगर बात करेंगे, पांचवा प्रश्न है राम सेतु। राम सेतु का जो है कहाँ से आरंभ होता है? तो राम सेतु रामेश्वरम, ऐसे याद रख सकते हैं, कोई बड़ी चीज है नहीं कि कहीं और होगा बताइए। तो राम सेतु का सवाल जब जैसे ही आएगा तो धनुष कोडी बता देना है। तो राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धनुष कोडी से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए धनुष कोडी। ठीक है। अगर मैं बात करूं छठे प्रश्न का, किसका बात करूं? छठे प्रश्न का। छठा प्रश्न है कि लक्षद्वीप कहाँ जो है कहाँ से स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है लक्षद्वीप? तो लक्षद्वीप की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप अगर पूछे तो अरब सागर में बता देना है। किस में बताना है? अरब सागर। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, अरब सागर। अगर मैं बात करूं सातवें प्रश्न का, सातवां प्रश्न है कि भारत का कौन सा द्वीप जो है समूह प्रबल जो है प्रवाल, प्रवाल जिसे हम कोरल बोलते हैं, कोरल निर्मित है? तो बताइएगा कौन सा है? तो हम इसका प्रश्न का, सातवें प्रश्न का जवाब अगर दें तो हम क्या देंगे? हम देंगे लक्षद्वीप। क्या देंगे? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर बी देंगे और कुछ नहीं। अगर मैं बात करूं आठवें प्रश्न की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आठवें प्रश्न की। भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच अगर द्वीप पूछ रहा है तो हम पम्बन द्वीप बता देंगे जो कि रामेश्वरम में है। तो आप उसे हम पम्बन द्वीप, अगर पम्बन द्वीप ऑप्शन नहीं रहता तो रामेश्वरम द्वीप भी हम टिक लगा सकते थे, ये हम जानते हैं। और भी हैं लेकिन हम आगे भी इतना ही चलेंगे। मिनिकॉय द्वीप अगर पूछे भारत के तट रेखा के किधर है? तो सुदूरवर्तीय द्वीप में श्रेणी में आता है, ये ध्यान रखेगा। जैसे देखिए यहाँ पे दे दिया कि भारत का सबसे बड़ा तटीय नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तट नगर अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या था कि ये तटीय नगर नहीं सवाल है, सवाल कुछ और था। सवाल था कि द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर अगर पूछ रहा है तो मुंबई को टिक लगाना है। तो सबसे बड़ा नगर, लार्जेस्ट कॉस्टलेट कर सकते हैं। 10वां प्रश्न है कि कोरी क्रीक, कोरी क्रीक कहाँ स्थित है बताइए? तो वेयर इज कोरी क्रीक लोकेटेड पूछ रहा है। 10वां प्रश्न का जवाब देंगे तो हम बताएंगे इसका कच्छ के रन में, किसके? कच्छ के रन में बता देंगे जो कि जीटी में है। ठीक है। अगर मैं बात करूं 11वें प्रश्न का,
किसकी बात करूँ 11वें प्रश्न का, सर क्रिक। विवाद जो है किन 2 देशों के मध्य है? तो सर क्रिक की बात हो रही है। तो सर क्रिक पूछे तो भारत और पाकिस्तान टिक लगा दीजिएगा। अगर मान लीजिए सर क्रिक जैसे ही बताए तो भारत पाकिस्तान टिक लगाए। अगर मान लीजिए यही कोरी क्रिक पूछती तो हम कच्छ के रण बता देंगे जो कि जीटी में है। कच्छ के रण कहाँ है बताइए तो, राजस्थान है कि गुजरात में? कमेंट करेंगे। 12वां प्रश्न है बुर्जिल, ठीक है? बुर्जिल या बनिहाल दर्रा। देखिए बुर्जिला दर्रा या बनिहाल दर्रा, ठीक है? रा ये गायब कर दिया है, याद रखिएगा। तो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो बताना है, तो हम बताएँगे पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कहाँ है? पीर पंजाल में स्थित है, ये हम जानते हैं। और ये जो है आपका ये 13वां प्रश्न जो है, ये हमारा अंतिम प्रश्न है और ये भौतिक विभाजन से समाप्त हो जाएगा। तो 13वां प्रश्न को हम ध्यान से देखते हुए अंतिम विदाई लेते हैं इसका। मिज़ोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जाना जाता है? तो मिज़ोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जानेंगे? बताइएगा मिज़ोरम को, तो हम उसे बहुत ईज़ी नाम से जानते हैं, मालेसिस। क्या बोलेंगे? मालेसिस। वेसिन, क्या बोलेंगे? मालेसिस वेसिन। ऑप्शन नंबर सी जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे। तो ये आंसर आपका सही हुआ। तो ये हो गए हमारे खत्म ज्योग्राफी के भौतिक विभाजन तक, जो कि इसका आंसर आपको नीचे दिया हुआ है। इसी तरह का पीडीएफ आपको नलिन अकेडमी पे मिलेगा और हमेशा मिलेगा, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। और एक बात और बता दूँ कि यहाँ पे देखिए कि आपको नलिन अकेडमी चैनल पर इस तरह का टॉपिक हो गया है। तो देखिए 2 टॉपिक खत्म हो गए, एक समान परिचय और भौतिक विभाजन खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक आएगा जलवायु, मृदा और प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित सवाल आएंगे। फिर उसके बाद जैव विविधता, अफवाह तंत्र और जल प्रपात एवं झील से आएंगे। इसी तरह आपका इंडियन ज्योग्राफी खत्म होंगे। इसी तरह आपका इस जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी खत्म होगा तो बायोलॉजी का आपका आएगा जो कि महामैराथन होगा। तो बायोलॉजी का जो आएगा 13 के बाद आएगा, 13 तारीख के बाद आएंगे, 13 नवंबर के बाद आएंगे और उससे पहले ज्योग्राफी खत्म हो जाएंगे और उससे पहले हिस्ट्री का आएगा। और इससे पहले याद रखिए वन लाइनर महामैराथन आने जा रहा है ब्लैक बुक का। तो अभी इसलिए मैंने 2 दिन वीडियो नहीं लाया है। आज के बाद वीडियो आएगा, कंटिन्यू आएगा। तो प्लीज़ तैयार रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आपका नलिन अकेडमी आपके साथ है, बस आप खड़े हैं तो हम हमेशा साथ रहेंगे। और मेरा स्लोगन तो आप जानते हैं, आप हैं तो नलिन अकेडमी है, अन्यथा नहीं है।